बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो टुडे वी हैव द 6th लेक्चर ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। हम जिस टॉपिक को लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे उसी को ही कैरी ऑन करेंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द डीसी मीटर्स। हमने ये देखा था कि डीसी मीटर्स के बेसिक फिनोमिना कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी मदद से हम डीसी करंट को मेजर कर सकते हैं। हम थोड़ा सा उस सारे लेक्चर को रिकॉल करेंगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक्स कवर किए थे उनसे रिलेटेड। सो दिस इज़ चैप्टर 6 एंड इट इज़ फ्रॉम द सेम बुक ऑफ के लाल किशोर। तो अभी तक हमने सस्पेंशन गैल्वानोमीटर्स को डिस्कस कर लिया था। हमने डी आर्सोनवल मूवमेंट को डिस्कस किया था जिसकी मदद से हम करंट को मेजर कर पाते हैं। सो बेसिक फिनोमिना क्या था करंट को मेजर करने का कि वी हैव अ परमानेंट मैग्नेट। उसके अंदर अगर एक कॉयल हम रख दें जो किसी कंडक्टर की बनी हुई हो और उस कॉयल में से अगर करंट फ्लो हो तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉयल which will force the coil to move freely। जब ये कॉयल रोटेट करेगी तो हम इसी के साथ एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं जो इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। तो वो एक बैलेंसिंग टार्क अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। सो द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क एंड द बैलेंसिंग टार्क विल कैंसल ईच अदर, उस पॉइंट के ऊपर ये कॉयल रोटेट करना बंद कर देगी। और जितना ज़्यादा हम करंट सप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क प्रोड्यूस होगा और उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी पॉइंटर की। इट मीन्स द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज़ गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द कॉयल। तो ये वो डी आर्सोनवल मूवमेंट थी जिसकी बेस के ऊपर हम फिर इस तरह के मीटर्स बनाए गए थे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसका जो स्प्रिंग का पार्ट है, जो बैलेंसिंग टार्क हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वी ज्यूल की तरह के भी स्प्रिंग्स को यूज़ किया गया और इसके अलावा भी यूज़ किए गए हैं बाकी टाइप्स के भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? द डिफरेंस वाज द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या चीज़ है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट ऑन विच द नीडल विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम द ज़ीरो पोजीशन। इसका मतलब है कुछ मेजरमेंट अगर हमारे पास आ रही है तो वो सेंसिटिविटी कहलाएगी। तो वो जो वी ज्यूल टाइप के स्प्रिंग्स थे या ज्यूल्स थे उनके केसेस में हमें सेंसिटिविटी कम मिलती है। इट मीन्स के हायर करंट्स के ऊपर डिफ्लेक्शन मिलती है। और जो टॉट बैंड टाइप के थे उनमें हमें कम करंट के ऊपर भी डिफ्लेक्शन मिलती है, जो हम कम करंट को भी कल मेजर कर सकते हैं इससे। तो हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन्हीं को दोबारा से और डायरेक्ट करंट मीटर्स की बात करेंगे कि अगर हम उन मीटर्स को यूटिलाइज़ करें तो हम किस तरह से करंट मेजर करते हैं। सिमिलरली इसी फिनोमिना को यूज़ करके अगर हमने वोल्टेज मेजर करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो वी कम्स टू आवर टॉपिक दैट इज़ डायरेक्ट करंट मीटर्स। The first DC measurement was done by Hans Ostwald in 1820 when he discovered a relationship between current and magnetism। तो हैंस ओस्टल्ड ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फिनोमिना को डिस्कवर किया था कि जैसे जैसे हम करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करते हैं किसी परमानेंट मैग्नेट मूवमेंट कॉयल में तो उस कॉयल की जो रोटेशन है वो उतनी ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स दी कॉयल की मूवमेंट तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क की वजह से हो रही है, लेकिन हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो टार्क की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। इट मीन्स नाउ वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिज्म और वी कैन से दैट वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द टार्क प्रोड्यूस। और ये हम पहले देख चुके हैं डी आर्सोनवल में कि हम उस टार्क को ईजीली अब मेजर कर सकते हैं। तो ये फिनोमिना पहले आया और इसके बाद डी आर्सोनवल ने इसी प्रिंसिपल की बेस के ऊपर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल्स को डिस्कवर किया या इन्वेंट किया। सो इन डी आर्सोनवल मीटर्स टू टाइप ऑफ सस्पेंशन मैकेनिज्म्स आर एम्प्लॉयड। जैसे मैंने स्टार्ट में ये बात की थी कि जो बैलेंसिंग टार्क है वो मैकेनिकल कुछ स्प्रिंग्स की अरेंजमेंट है जिसके जरिए हम अप्लाई करें। तो एक ज्यूल एंड पिवट टेक्निक है। इसमें देखें तो करंट सेंसिटिविटी कम है, 50 माइक्रो एम्पेयर फुल स्केल करंट है जिसके ऊपर नीडल फुल डिफ्लेक्शन शो करेगी 50 माइक्रो एम्पेयर।
एम्पेयर पे। लेकिन अगर हमें इससे भी कम करंट को मेजर करना हो तो हम इस बैलेंसिंग टार्क की वैल्यू को कम करना चाहेंगे, या जो नीडल मूव होती है उसकी फ्रिक्शंस को कम करना चाहेंगे। उसके लिए हम टॉट बैंड मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। इनकी थोड़ी सी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है दैट इज़ 2 माइक्रोएम्पेयर के 2 माइक्रोएम्पेयर करंट अगर इस मीटर में से फ्लो हो तो इसका जो पॉइंटर है वो फुल स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। द मोर सेंसिटिव एंड मोर एक्सपेंसिव एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट alloy of aluminium nickel cobalt AlNiCo Alnico, that means for aluminium nickel and cobalt, Al for aluminium, Ni for nickel and Co for cobalt. For magnetic materials and spiral phosphorus bronze springs are used in D'Arsonval meters. तो अगर हमें और ज़्यादा सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना है तो what we need to suppress the temperature effects, and also we need to suppress the frictions produced due to the movement of springs. तो इसका मतलब हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव अलॉयज़ की तरफ जाना पड़ेगा, तो हम इससे ज़्यादा सेंसिटिविटी भी अचीव कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी डिस्कशन इसके बाद जो आ रही है ये अगेन इस D'Arsonval की डिस्कशन है कि ये जो PMMCs मीटर डिज़ाइन किए गए हैं ये किस फिनोमिना के ऊपर रन होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, यहाँ पे भी हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे जस्ट। इट आल्सो हैज़ अ हॉर्स शू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट विद 2 सॉफ्ट आयरन पोल्स। ये हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं, वहाँ पे क्लियर शेप। वी हैव अ परमानेंट मैग्नेट, वी हैव अ कोर इनसाइड। इसके ऊपर एक फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट होगा या एक कंडक्टर होगा जिसके ऊपर हम कॉयल रैप आउट करेंगे इस मूविंग कॉयल की। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स जो एन हम यूज़ करते थे वो इसकी कॉयल्स की टर्न्स हैं कि कितनी हमने इसको मूव किया है। ये वो सब पॉइंटर है जो, और इस लोकेशन के ऊपर हमारे पास मार्किंग हुई होगी मीटर के ऊपर, और यहाँ से हम इस ये कॉयल जिस ऑब्जेक्ट के साथ मूव होनी है उस ऑब्जेक्ट को हमने कुछ स्प्रिंग्स के साथ मैकेनिकली सस्पेंड किया हुआ है ताकि एक ख़ास लोकेशन तक तो वो मूव कर सके और इससे ज़्यादा मूव ना कर सके। तो यहाँ से TC अप्लाई हो रहा होगा, दैट इज़ द बैलेंसिंग टॉर्क। So between the N and S poles, a cylindrical shaped soft iron core is used, about which a coil of fine wire is wounded. ये वही coil है जिसके साथ pointer attach होगा। This fine wire is wound on a longest metal frame and is mounted as a jewel setting. अगर हम jewel type को यूज़ कर रहे हैं तो jewel के ऊपर इसको सेट करेंगे, so that it can rotate freely. ये freely move कर सकती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा इसकी मोमेंट इंक्रीज हो जाएगी। द DC करंट टू बी मेजर्ड पासेस थ्रू द वाइंडिंग्स ऑफ द मूविंग कॉयल, इस फाइन वायर की बात हो रही है, एंड इंड्यूसिंग फोर्सेस मेक इट टू बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेकिंग द कॉयल टू रोटेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से ये कॉयल रोटेट करेगा। द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कॉयल इन द प्रॉपर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। या तो अगर हमने इस तरह का स्केल बनाया हुआ है और उसके बिल्कुल मिडिल में हमने ज़ीरो सेटिंग की हुई है तो ये हमें इस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी बताएगी, डायरेक्शन भी बताएगी कि अगर हमने मीटर के लेफ़्ट टू राइट करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन लेट्स सपोज इस साइड पे हो रही है, और अगर राइट टू लेफ़्ट हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो इट मीन्स विद दिस मीटर we are not just measuring the magnitude of current but we are also having the direction of the current। तो वो information भी हमारे पास आ रही है। Therefore all the DC meters have polarity and direction। तो हमें polarity का भी आइडिया हो रहा होता है कि करंट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो हमें ये मीटर की रीडिंग बता रही होगी और डायरेक्शन में इसकी डिफ्लेक्शन बता रही होगी कि किस साइड पे डिफ्लेक्ट हुई है वो। द पॉइंटर कम्स टू रेस्ट व्हेन द डिफ्लेक्टिंग टार्क TD इज इक्वल टू दी कंट्रोलिंग टार्क TC। तो ये कंट्रोलिंग टार्क उन स्प्रिंग्स की वजह से आ रहा है, तो जब ये दोनों टार्क इक्वल हो जाएंगे उस लोकेशन पे जाके वो जो मूवमेंट है पॉइंटर की वो स्टॉप हो जाएगी और वहाँ से हम मेजर कर लेंगे करंट। द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कॉयल डिटरमिन्स द पोल्स ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे अभी मैंने डिस्क्राइब किया है कि एक ख़ास डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो
उसी ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क भी प्रोड्यूस होगा और उसी डायरेक्शन में जो पॉइंटर है वो रोटेट करेगा। तो ये जो एनालॉग के मीटर्स हैं इनके मिडिल पॉइंट को हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं या ज़ीरो वहाँ पे मार्क करते हैं। तो अगर ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो एक करंट की डायरेक्शन होगी, और अगर राइट साइड पे मूव हो रही है तो इसका मतलब है जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये फिगर भी लास्ट टाइम हमने देखी है, इससे मिलती जुलती हमने देखी है। अगर इसी फिगर को मैं रोटेट कर लूँ तो ये वही बन जाएगी। ये VM है जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है उस मीटर के क्रॉस। ये उस मीटर की रेजिस्टेंस है RM। मीटर की रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, वो जो कॉयल हमने माउंट की थी उसको, कॉयल एक कंडक्टर की बनी हुई है, उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, उसका डायामीटर है, लेंथ है, तो वहाँ से हम उसकी R की वैल्यू निकाल सकते हैं। और IMSD मैक्सिमम करंट, जिसके ऊपर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगी उस मीटर की, जो रीडिंग्स हैं वो मैक्सिमम के ऊपर आ जाए। और ये जो आई है ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट है जो फ्लो हो रहा है। तो हमने स्टडी किया था कि अगर एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा है और जो मीटर की कैपेबिलिटी है वो कम है तो हम पैरेलल में एक रजिस्टर अटैच करेंगे ताकि बाकी करंट यहाँ से फ्लो हो जाए। लेकिन अभी भी जो इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ से हमें नीडल की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, वो इस करंट की ही इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू बी चेंज्ड। जब हम इस रजिस्टर को लगा लेंगे तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू का रजिस्टर हम यहाँ पे इम्पोज करेंगे, तो इस वैल्यू के चेंज होने की वजह से IM की वैल्यू चेंज होगी। और हम इन दोनों का एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे कि अगर हमें डिफ्लेक्शन 20% मिली है किसी मीटर के ऊपर और उसकी एक स्पेसिफिक RSH की वैल्यू थी, तो एक्चुअली अमाउंट ऑफ करंट कितना हो सकता है जो उस मीटर में से फ्लो हुआ होगा या उस लाइन में से पास हो रहा है जहाँ पे ये मीटर इंस्टॉल हुआ हुआ है। रिमेंबर वी आर मेजरिंग करंट, सो दिस इज बिहेविंग लाइक M मीटर, सो इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, नॉट इन पैरेलल। अच्छा जी, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस बुक में वो गलत हो सकते हैं। सब्सक्रिप्ट्स नॉर्मली की काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, तो मैं अपने लेक्चर्स में भी आपको करेक्ट कराता जाऊँगा और आप एक्सप्लिसिटली भी जब इनको स्टडी करें तो इनको थ्रू प्रॉपर इक्वेशंस इनको फाइंड आउट करें। सिर्फ लास्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है उस पर ब्लाइंडली बिलीव ना कर लें। जैसे यहाँ पे आ रहा है RSH इज इक्वल टू ISH डिवाइडेड बाई I माइनस ISH मल्टीप्लाइड विद RM। अगर आपने इसको मेमोराइज़ कर लिया तो क्वेश्चंस आपके जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअल में किस तरह से आती है और क्या होनी चाहिए। सो VM जो कि मीटर के क्रॉस वोल्टेज है, दैट वुड बी इक्वल टू IM/RM। IM इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द मीटर एंड RM इज द रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज ड्रॉप वुड बी IM मल्टीप्लाइड विद RM। और क्योंकि जो RSH है वो पैरेलल में लगा हुआ है RM के, इसका मतलब है दोनों के क्रॉस वोल्टेज तो सेम होना चाहिए, तो दैट इज़ वाई VSH इज इक्वल टू VM। ISH वो करंट है, I वाज द टोटल करंट। अगर आप पिछली फिगर को देखें, ISH इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दी RSH, पैरेलल रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है। तो ISH वुड बी इक्वल टू I माइनस IM, क्योंकि कुछ करंट मीटर की तरफ गया है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ISH। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी RSH इन द टर्म्स ऑफ RM एंड IM करंट, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा रजिस्टर लगाना चाहिए। इस सारी कैलकुलेशन का पर्पज़ क्या है, पहले मैं उसको डिफाइन कर लूँ। लेट्स सपोज वी हैव डी आर्थोनवल मीटर, जिसका हमें पता है कि इसकी जो मीटर की रेजिस्टेंस है वो लेट्स सपोज डिफाइंड होगी, कुछ किलो ओम्स वैल्यू है लेट्स सपोज, और इसका जो अच्छा आइडियली इसकी जो रेजिस्टेंस है इस मीटर की इट शुड बी ज़ीरो, इसको ज़ीरो होना चाहिए बिकॉज दीज आर लॉसेज। तो हम मीटर में कोई लॉसेज नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ वैल्यू को मेजर करें, लॉसेज ना आए सिस्टम में। लेकिन जब भी हम कोई कंडक्टर यूज़ करते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ज़ीरो रेजिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ फिनाइट रेजिस्टेंस होगी। तो हमें ये वैल्यू पता होगी, हमें ये भी पता होगा कि इस मीटर में से मैक्सिमम करंट कितना फ़्लो हो सकता है, कि अगर इतना फ़्लो करें विदाउट पुटिंग एनी रजिस्टर इनटू पैरेलल तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये कब दे सकता है। और इसकी जो वैल्यू है ये नॉर्मली मिलियन पेयर्स या माइक्रो एम्पेयर्स में होती है, बहुत कम वैल्यू होती है। सो नाउ इफ आई वांट टू मेजर द 10 एम्पेयर करंट through this ammeter, what I need to connect a resistor in parallel to the meter
सो नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पैरामीटर्स में हो जो ऑलरेडी मुझे नोन है। मुझे नोन क्या चीज़ है, आई एम की वैल्यू, ये मुझे मैन्युफैक्चरर बता रहा होगा कि इस मीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट कितने हैं। आर एम ये भी मैन्युफैक्चरर बता रहा होगा, और कैपिटल आई जिसके लिए मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ वो भी मुझे पता होगा कि किस रेंज का करंट इस सर्किट में ऑलरेडी है। सो व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एस एच इन द टर्म्स ऑफ आई एंड आर एम। So this is the motive of this calculation. Clear? Okay. So RSH would be equal to the voltage drop VSH divided by the current flowing through it ISH. Simple Ohm law को follow किया. VSH is equal to VM, that is equal to IMRM. So IMRM divided by ISH. So अगर मैं इस expression तक रुक जाऊँ, the only thing which I need to have is ISH. अगर इसकी वैल्यू नहीं होगी तो अभी भी इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता। So we have that ISH is equal to I minus IM. What we need to do, we need to put just the value of ISH in this expression. यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं किया, RM को अलग कर लिया, IM over ISH किया। So अगर मैं यहाँ पे ISH की वैल्यू पुट करूँ, that would be I minus IM. So in actual this expression is IM divided by I minus IM. ये दोनों SH M के साथ रिप्लेस करने, multiplied with R. So now I have the information of RSH in the terms of the full deflection current, resistance of the meter, and the current, total current which I need to measure through this ammeter. So with the help of this formula, with this corrected formula, that should be IM over I minus IM, I can find out the value of RSH. And if I put this resistor in parallel to the meter, now I can extend the range of this meter to measure the currents. Okay, now we have some examples to find out the values. Given 1 milliampere ammeter with RM 100 ohm to measure 10 ampere, find RSH. So now what we have the value of IM, we have the value of RM, we have the value of capital I. So and what we need to find out, we need to find out the parallel resistor which should be incorporated. Okay, as I said that these values can be different. आपको खुद ध्यान करना होगा, इस बुक में जो calculations हैं वो correctly perform नहीं हुई हैं. If I assume that this is the actual data, this is the actual scenario for which I need to find out RSH, then here the capital I would be 10 ampere, or it should be 10,000 milliampere, not 10 milliampere. Otherwise this should be 10 milliampere. So whatever is the case, उसी तरह से हमने calculation करनी है. So for the time being we suppose that this is 10 milliampere. So if this is 10 milliampere, then it is correct that ISH would be equal to I minus IM. I is 10 milliampere and IM is 1 milliampere. So it means 9 milliampere should flow through the RSH. इसमें से जो करंट फ्लो होना चाहिए that should be 9 milliampere. VM, we know that VM is equal to IMRM. We have the value of IM, we have the value of RM. ये भी ठीक है that VM is equal to VSH, VSH is equal to ISH RSH. That is perfectly fine. और लेकिन ये दिस इज आल्सो इक्वल टू IMRM. तो यहाँ पे जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं ये IMRM की वैल्यू, बिकॉज RSH इज अननोन विच वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो वी हैव 100 ohm and we have 1 milliampere. So it means the total, the maximum voltage drop in this ammeter would be 0.1 volt. So now if we need to find out the RSH, that would be equal to VSH over ISH. VSH is equal to VM because both are connected in parallel. So that is why we are using the value of VM here as a VSH. That is 0.1 volt divided by ISH, which we have calculated here. So divided by 9 milliampere. Calculate the value, the exact value. I don't know that whether it should be equal to 11.11 ohm or not, but you should calculate it through proper calculator and then write down that value. The expression is correct, but what I am talking about is the expression. Okay, now I is the practical range of the ammeter. अब हम कुछ और generic term में expression को लाना चाह रहे हैं.
आई इज़ द प्रैक्टिकल रेंज ऑफ एमीटर, जिस करंट को हम मेजर करना चाहते हैं। तो ये जो करंट हम मेजर करना चाहते हैं और जो एक्चुअल करंट हम मेजर कर रहे होते हैं या जो मीटर में से पास हो रहा होता है, अभी लास्ट स्लाइड पे मैंने कहा था दोनों के दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जिसकी बेस के ऊपर हम इस करंट को डिफाइन कर सकेंगे। सो नाउ वी आर सेइंग दैट आई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आई एम। ज़्यादा बड़ा करंट होता है तो इस रेशो के साथ अगर है, एन इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज आई ओवर आई एम। So now if we are talking about I over Im and we have RSH is equal to Rm Im divided by I minus Im, that was the expression. Now I would like to use capital I is equal to n multiplied with Im, then this expression would be equal to RSH Rm Im divided by I n multiplied with Im, not ISH Im minus Im. So if I take Im common, then the final expression would be RSH is equal to Rm divided by n minus 1. तो now we have more simplified the formula, और हमने इसको डिफाइन कर लिया है कि जितना भी डिफरेंस है करंट्स के दरमियान, लेट्स सपोज if this current is 10 milliampere, now what would be the value of n? N would be equal to 10 divided by 1 to the, so the value of n is 10. So the value of RSH should be equal to Rm divided by 10 minus 1, that is 9. So यहाँ से हम देख सकते हैं Rm is 100 divided by 9, that would be the same value 11.11. हम इसको दोबारा इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So this expression, तो हम इसको आगे ज़्यादातर यूटिलाइज करेंगे, इस n को यूटिलाइज करेंगे. Okay, now we have another example. अब हम ये चाहते हैं कि एक जो हमारा मीटर है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रीड आउट कर सके. जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने 10 मिलियम्पेयर को रीड किया है, हम ये चाहते हैं हम इससे 1 मिलियम्पेयर, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थी उसमें, तो इसको पैरेलल में कोई रजिस्टर नहीं चाहिए. लेकिन हम इसी से 10 मिलियम्पेयर भी रीड करना चाहते हैं, 100 मिलियम्पेयर भी रीड करना चाहते हैं, 1000 मिलियम्पेयर या व्हाट आई शुड से 1 एम्पेयर, वो भी हम इससे रीड करना चाहते हैं. तो इट मीन्स वी नीड द डिफरेंट रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल. डिफरेंट रेजिस्टेंसेज होनी चाहिए, पैरेलल में आनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम 3 रेजिस्टेंसेज सीरीज़ में लगाएंगे, लेकिन जिस भी ऑर्डर के करंट को हमें मेजर करना होगा, जहाँ पे हम जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको रोटेट करते रहेंगे, उसको डिफरेंट पॉइंट्स के साथ अटैच कर सकते हैं. So we have RA, RB, RC, RM and similarly यहाँ पे भी हम देख सकते हैं. So now if we are going to measure 1 ampere current, तो ये सारी रेजिस्टेंसेज सीरीज़ में हैं आपस में, और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर मैं इस कंप्लीट सर्किट को देखें, इफ़ आई एम गोइंग टू मेजर 5 एम्पेयर, लेट्स सपोज ये 5 एम्पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंट इन 5 एम्पेयर, मैं सपोज कर रहा हूँ. तो अब अगर मैं इस सर्किट को दोबारा सॉल्व करना चाहूँ, अब ये दो टर्मिनल हैं, ये टर्मिनल एग्जिस्ट नहीं करता. इट मीन्स आर ए एंड आर एम आर इन सीरीज, आर बी एंड आर सी आर इन सीरीज, एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. यू कैन सी, आप सर्किट एनालिसिस स्टडी कर चुके हैं. आर ए और आर एम सीरीज़ में हैं, यहाँ से देखें तो आर बी और आर सी सीरीज़ में हैं, और ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं. तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ गिवन एमीटर, जो यहाँ पे हमें 1000 माइक्रोएम्पेयर गिवन है. वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ आर एम, जो हमें यहाँ पे 800 ओम गिवन है. वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंजेज ऑफ करंट विच वी नीड टू मेजर थ्रू दिस एमीटर. Let's suppose for the time being, if the values are 100 milliampere, 10 ampere, and there would be one other value if that is 5 ampere. So what we need to find out, we need to find out the value of RA, RB and RC, ताकि ये इन तीनों रेंजेस के लिए हमें ट्रू रिजल्ट्स दे रही हैं. इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब इन तीनों रेंजेस में से किसी भी रेंज का अगर हमने करंट मेजर करना है, तो वी डोंट नीड to install a new resistor in parallel. जो रजिस्टर्स ऑलरेडी हमने मैन्युफैक्चरर करते हुए इसको लगा दिए थे वही सफिशेंट हैं. जस्ट वी नीड टू चेंज दी पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल व्हाटसोएवर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आर ए, आर बी एंड आर सी. सो दिस इज़ द एक्चुअल केस. इस फिगर को याद रखिएगा, बिकॉज जब मैं नेक्स्ट
स्लाइड के ऊपर इनकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करूँगा, तो आप ताकि दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करा सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। अब ये जो n है ये हर एक रेंज के लिए फाइंड आउट होगा। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू फॉर, वी आर सपोजिंग दैट 100 मिली एम्पेयर करंट इज गोइंग टू बी measured थ्रू दिस मीटर। सो 100 मिली एम्पेयर है, नीचे 100 माइक्रो एम्पेयर है, दैट मीन्स द फैक्टर इज 1000। सो इसका मतलब है जो टोटल रजिस्टर आना चाहिए इसके पैरेलल में RSH दैट शुड बी इक्वल टू RM ओवर n-1, दैट शुड बी इक्वल टू 0.8 ओम। 0.8 ओम का ऑलमोस्ट एक रजिस्टर होना चाहिए। अगर ये एग्जैक्टली 1000 होता नीचे 999 के बजाय, तो ये एग्जैक्टली 0.8 बनता। 999 है तो इट वुड बी 0.799 समथिंग। सो इफ वी रफली टॉक अबाउट, तो दैट वुड बी 0.8 ओम। ओके, सो इफ़ दिस इज़ द केस 1 एम्पेयर रेंज, अब इसको नहीं कहना चाहिए, इसको 0.1 एम्पेयर रेंज कहना चाहिए अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो इसके लिए RA, RB, RC तीनों सीरीज़ में लग रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू RSH। RSH की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इट मीन्स नाउ वी हैव द एक्सप्रेशन ऑफ RA प्लस RB प्लस RC इज इक्वल टू 0.8 ओम। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट रेंज, जैसे इनमें से एक रजिस्टर तो RM के सीरीज में आ रहा होगा और फिर बाकी दो के पैरेलल में आ रहा होगा। सो दिस इज़ द केस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये एक और करंट की वैल्यू है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। इसके केस में जो वोल्टेजेस हैं जो कि RB और RC के क्रॉस प्लस RC के क्रॉस, टोटल दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, या RA और RM के क्रॉस आ रहा है, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, तो इस वजह से वोल्टेज ड्रॉप से इक्वल होना चाहिए। RB और RC में से जो करंट फ्लो करेगा वो टोटल करंट में से अगर मीटर करंट माइनस करें तो वो होगा। पिछले फिगर को अगर आप रिकॉल करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ही होना चाहिए। और अगर मीटर में से और RA में से करंट देखें तो इसमें से मीटर करंट को फ्लो होना चाहिए। तो नाउ वी कैन रीशफल दीज वैल्यूज एज वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ। अब हम I को भी IM की टर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट I इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ IM। n को फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे I और IM के थ्रू, बिकॉज I इज नोन, IM इज आल्सो नोन। what are the unknowns? Unknowns are RA, RB and RC. So it means now again we have some expression of RA, RB and RC through this calculation. Okay. इस एक्सप्रेशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना कीजिएगा, आप खुद जो RA प्लस RB प्लस RC का एक्सप्रेशन आपके पास फाइंड आउट हो रहा है उसी तक इसको स्टिक कीजिएगा। ये जो इवेंचुअली जाके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करता है ये एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है इस केस में जिसमें हम पैरेलल में आ रहे हैं इसके। अच्छा जी, इन मैक्सिमम करंट रेंज ऑफ 10 एम्पेयर, अब ये हमने पहले 100 मिली एम्पेयर के लिए किया है, फिर बीच में एक वैल्यू वो कोई भी वैल्यू हो सकती है करंट की। देखें, वन थिंग विच वी शुड कीप इन माइंड कि जितना बड़ा डिफरेंस होगा n की, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना छोटा रजिस्टर हमें लगाना पड़ेगा पैरेलल में। लेट्स सपोज वी हैव a meter which has the maximum deflection current of 10 microampere and I need to measure 5 ampere through that. So इसका मतलब है 5, अगर मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ दैट वुड बी 5 डिवाइडेड बाई 10 मैक्रो, ये एक बड़ी वैल्यू बनती है। इस वैल्यू से फिर मैं RM को डिवाइड कर रहा हूँ, बेसिकली n इज़ इन द डिनोमिनेटर, तो n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी इसका मतलब है मेजरिंग करंट और डिफ्लेक्शन करंट में फ़र्क उतना बड़ा है। और ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी जो पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट आने जा रहा है वो उतना छोटा होना चाहिए। और इसका सेंस भी बनता है। सेंस किस तरह से बनता है, बिकॉज जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसमें से उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट हम पैरेलल में से गुजारना चाह रहे हैं, बिकॉज मीटर का करंट तो कांस्टेंट है कि उससे ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो नहीं हो सकता। और अगर हम ज़्यादा करंट पैरेलल में से पास कराना चाहते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमें पैरेलल में कम वैल्यू का रजिस्टर अटैच करना चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस जितनी बड़ी होगी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रजिस्टर वो उतना कम हो जाएगा। खैर,
तो ये दूसरी रेंज है, इसके लिए दोबारा हमने फाइंड आउट करना है। तो तीसरी रेंज में अगर उसी फिगर को दोबारा आप रिकॉल करें तो आप देखेंगे कि आर ए और आर बी जो हैं ये आर एम के सीरीज़ में होंगे और आर सी एम के पैरेलल में अटैच हो रहा होगा। सो इस एक्सप्रेशन में हम आर सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी हैव थ्री इक्वेशंस। वन इज़ फॉर आर फर्स्ट इक्वेशन जिसमें आई डिफरेंट था, उसके लिए हमने आर ए आर बी आर सी का एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। फिर सेकंड केस जिसमें आई की वैल्यू चेंज हुई उसके लिए दोबारा कैलकुलेट किया, और थर्ड केस के लिए दोबारा कैलकुलेट किया। तो इन तीनों को अगर हम तीनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करें, नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर ए, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर बी एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर सी. So what was the objective of this example? That we needed to find out the value of these RA, RB, RC so that the N meter which we are going to construct, it should have a wide range of measurement, कि ये सिर्फ एक range of current के लिए applicable ना हो बल्कि तीन different ranges of current हम इसी मीटर से measure कर सकें just by rotating the knob of the meter. Okay, so this is द सेम एग्जाम्पल अभी हमने देखी उसी तरह की है। अच्छा, अगर ये केस आपको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि ये हम अभी ये देखते हैं कि ये 10 एम्पेयर होना चाहिए या 10 मिली एम्पेयर होना चाहिए। लेट्स सपोज वी हैव कन्फ्यूजन अबाउट द टू। तो क्या होना चाहिए, ये अभी जो लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने डिस्कशन की थी वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। जब हमने ये कहा था कि जितनी n की वैल्यू बड़ी होगी उतना रजिस्टर जो पैरेलल में आना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, और जितनी n की वैल्यू छोटी होनी है उतना बड़ा रजिस्टर होना चाहिए। सो नाउ इफ द आई एम इज़ कांस्टेंट दैट इज 100 माइक्रो एम्पेयर और 0.1 मिली एम्पेयर, मैं इस टर्म में बात कर लेता हूँ। तो 0.1 मिली एम्पेयर और 10 मिली एम्पेयर के दरमियान डिफरेंस, या 0.1 मिली एम्पेयर और 100 मिली एम्पेयर के दरमियान डिफरेंस, और 1 एम्पेयर के दरमियान डिफरेंस। अगर हम इसको देखें तो वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट इट शुड बी 10 मिली एम्पेयर नॉट 10 एम्पेयर, बिकॉज इफ दैट इज़ 10 एम्पेयर एंड इट इज़ 100 मिली एम्पेयर, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम तीन रजिस्टर्स तो लगा रहे हैं जब वो बड़ी वैल्यू है, n की वैल्यू बड़ी हो रही है कि 10 एम्पेयर है, और जब करंट की वैल्यू कम हो रही है तो हम पैरेलल में स्मॉल वैल्यू का रजिस्टर अटैच कर रहे हैं। ये दो आ रहे हैं ना पैरेलल में, स्मॉल वैल्यू के रजिस्टर्स आ रहे हैं, और जब करंट की वैल्यू और बड़ी हो रही है तो और स्मॉल वैल्यू का रजिस्टर पैरेलल में आ रहा है। सो हैविंग दिस इंफॉर्मेशन और नॉलेज वी कैन से दैट दिस इज मिस प्रिंट, इट शुड बी एक्चुअली 10 मिली एम्पेयर और समथिंग लेस देन 100 मिली एम्पेयर। तो ये जो रेंज बननी चाहिए ये इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि दैट दिस इज़ I1, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3, नाउ आई कैन से दैट I3 should be greater than I2 and I2 should be greater than I1, not the vice versa. Okay, one thing which is important to have is the direction of the polarity, कि किस डायरेक्शन में एक्चुअल में करंट है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसी डायरेक्शन में ही जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में या सीरीज़ में आ रहे हैं हमारे पास। ओके जी, आई एम इज़ 100 माइक्रो एम्पेयर and we have the expression of RSH that is equal to Rm over n minus 1. So in order to find out the value of n, we need to find out the value of current which we need to measure through this meter. So again I am talking about that don't trust these values. अब अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो यहाँ पे इसने I 1000 यूज़ किया है और n 10 यूज़ किया, ना कि n तो यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पेयर है। फिर अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखूँ तो यहाँ पे फिर वो कोई डिफरेंट चीज़ शो कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये 100 मिली एम्पेयर है और नीचे हमारे पास 10 माइक्रो एम्पेयर है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 100 के राउंड अबाउट नहीं मिलती वैल्यू। तो अगेन डोंट ट्रस्ट दीज वैल्यूज़। केस सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, बट वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यूज़ भी मैंने आपको बता दी हैं। आप अपनी तरफ से भी रेंडम वैल्यूज़ के साथ इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे साथ, या अपनी
कैलकुलेशन शेयर कर सकते हैं तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में जो वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, डोंट ट्रस्ट दीज वैल्यूज़, जस्ट ट्रस्ट दी फ्लो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. So RSH would be equal to Rm whatever is the value of Rm. We are supposing that is equal to 1 kilo ohm. Whatever is the value of N, that should be utilized here. If it is 100, then this is correct. मैं बार बार कह रहा हूँ, if it is the case, then it is correct. इसको कैलकुलेट करें. We have the value of RSH. If the current here if जो हमने करंट यूटिलाइज किया अगर वो बिल्कुल एक्सट्रीम वाला करंट है, तो इसका मतलब है आर एस एच वुड बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी. और अगर यही करंट जो हम यहाँ पे आके कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ़ दिस इज़ द करंट जो कि मिडिल पॉइंट वाला था, देन वी हैव द एक्सप्रेशन ऑफ आर एस एच का एक्सप्रेशन हमारे पास एस सच नहीं होगा, हमारे पास आर ए का एक्सप्रेशन होगा, आर बी का होगा, आर सी का होगा. लेकिन हम आर ए के एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं आर एस एच में. हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर एस एच माइनस आर बी माइनस आर सी. तो उस तरह से हम आर बी और आर सी को एक साइड पे ला सकते हैं. बट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर बी प्लस आर सी. सिमिलरली अगर हम बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम वाले करंट की बात करें या उस करंट की बात करें जो मैक्सिमम है, जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं इस मीटर से, तो उसकी कैलकुलेशन में हम आर सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड वी हैव 3 अननोन्स. So unknowns are RA, RB and RC. So we can solve the 3 equations simultaneously and can find out the values of RA, RB and RC. Okay, now we are going to discuss D'Arsonval meter movement used in DC voltmeters. अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे ये DC एमीटर्स थे, हम इनके साथ करंट की वैल्यू को मेजर कर रहे थे. अब हम ये देखेंगे कि फिनोमिना तो सेम रहेगा, लेकिन हम इससे करंट नहीं वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं. व्हाट शुड बी द डिफरेंस? डिफरेंस इज़ के करंट के केस में हम ये कह रहे थे दैट द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द मीटर शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. उसको मिनिमाइज़ कर रहे थे. अगर हम कोई चीज़ उसके पैरेलल में लगा भी रहे थे उसकी रेंज इंक्रीज़ करने के लिए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो और कम हो रही थी. बिकॉज व्हेन एवर वी कनेक्ट रजिस्टर ऑफ फाइनाइट वैल्यू इन पैरेलल टू रजिस्टर लेट्स सपोज R1, देन द एक्चुअल रेजिस्टेंस और द कंबाइंड रेजिस्टेंस वुड बी लेस देन R1. ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी वर हैविंग a minimum resistance in case of ammeter. Now we are going the same phenomena, but we need to measure out the voltage. और जब हम voltage measure करना चाहते हैं तो we need to connect this device in parallel to the circuit. और अगर parallel में हम कम resistance की कोई चीज़ अटैच कर देंगे तो high amount of current flow करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो डिवाइस है, जो मेजरिंग डिवाइस है, वो तो डैमेज होगी लेकिन उस नेटवर्क में जिन भी कंपोनेंट्स में से वो हाई करंट फ्लो होगा वो सारे डैमेज हो जाएंगे. So by controlling the resistance RS in series with meter, D'Arsonval meter can be used for voltage measurements. The purpose of RS is to limit the current through the meter and extend the range to measure voltage. The circuit is shown in figure. So this is the circuit. We need to measure out this terminal voltage. So in order to measure out the terminal voltage, we need to put a resistor in series. देखा था आपने एमीटर में हमने पैरेलल में एक रजिस्टर पुट किया था रेंज इंक्रीज करने के लिए. But now here we need to put a resistor in series. So now what we need to find out, we need to find out the value of this resistor, कि किस वैल्यू का रजिस्टर अटैच करना चाहिए. So sensitivity S is defined as 1 over IFS. IFS क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. मैक्सिमम करंट जिसके ऊपर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिले. अगर उसका इन्वर्स करें तो दैट इज सेंसिटिविटी. सो बेसिकली सेंसिटिविटी इज द इन्वर्स ऑफ करंट, और करंट वी नो दैट करंट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. सो द एक्चुअल यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी वुड सेंसिटिविटी वुड बी ओम्स पर वोल्ट. इसमें वोल्ट मीटर्स की सेंसिटिविटी डिफाइन होगी कि सम किलो ओम्स पर वोल्ट, इस तरह से डिफाइन होगी. सो आर एस इज इक्वल टू दी एस रेंज, एस मल्टीप्लाइड विद रेंज माइनस आर एम. रेंज क्या चीज़ है? रेंज इज द वैल्यू ऑफ
voltage which we need to measure through this device, maximum value जो हम इस डिवाइस को यूटिलाइज करके मेजर करना चाहते हैं वो यहाँ पे रेंज के तौर पे यूज होगी। आगे कुछ न्यूमेरिकल जाएंगे तो उसमें ये पॉइंट क्लियर हो। सो हियर वी नीड टू फाइंड आउट अ 50 वोल्ट रेंज डीसी मीटर, वो 500 माइक्रो एम्पेयर उसका मैक्सिमम करंट है और 1 किलो ओम। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी, दैट इज 1/IFS। IFS इज 500 माइक्रो एम्पेयर, so that means we have 2 किलो ओम पर वोल्ट इज द सेंसिटिविटी। और हम मैक्सिमम वोल्टेज क्या मेजर करना चाह रहे हैं इससे 50 वोल्ट। सो S मल्टीप्लाइड विद रेंज, रेंज इज 50, S इज 2 किलो ओम पर वोल्ट और RM जो थी वो 1 किलो ओम थी, ये हमें मैन्युफैक्चरर बता रहा होगा। सो इट मीन्स वी नीड टू कनेक्ट अ 99 किलो ओम रजिस्टर इन सीरीज with this DR Sonwell meter so that it can be converted into a voltmeter to measure 50 ohm voltage. सिमिलरली जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था एम मीटर के केस में कि हमने 3 डिफरेंट रजिस्टर लगा लिए थे, उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली थी और हमने कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन ईच वैल्यू हम इस नॉब को मूव करते जाएंगे ताकि हमें हर बार एक रजिस्टर ना अटैच करना पड़े। तो यहाँ पे भी हमने वही केस किया है कि अगर हमने लेट्स सपोज 3 वोल्ट मेजर करना है तो RS1 अटैच कर देंगे, 10 वोल्ट की रेंज मेजर करनी है तो RS2 कर देंगे, 30 वोल्ट रेंज मेजर करनी है तो RS3 कर देंगे। तो यहीं से ही हमें नए रजिस्टर नहीं कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कि क्या वैल्यूज़ आती हैं। यहाँ पे अगेन IFS वुड बी इक्वल टू I/IFS, IFS विच अगर वैल्यू इज गिवन हम वो पुट करेंगे। रेंज हर केस में डिफरेंट होगी। 3 वोल्ट वाले के केस में RS1 क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे थे तो हमने 3 वोल्ट को यूज़ किया उसकी कैलकुलेशन में। 10 वाले में क्योंकि RS2 कनेक्ट कर रहे हैं तो हमने 10 वोल्ट को यूज़ किया इसकी कैलकुलेशन में। और 30 वाले में क्योंकि RS3 हम कनेक्ट कर रहे हैं मीटर के साथ तो RS3 की मेजरमेंट में हमने 30 वोल्ट को एज अ रेंज सेलेक्ट किया है। बाकी सेंसिटिविटी तीनों केसेस में सेम है, RM की वैल्यू भी तीनों केसेस में सेम है। तो दीज आर दी वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंसेस जो हमें कनेक्ट करनी चाहिए। अब इसका बिहेवियर देखें तो आपको अपोजिट नज़र आएगा। वहाँ पे अगर हम स्मॉल वैल्यू मेजर करना चाहते थे करंट की तो हमें बड़ा रजिस्टर लगाना पड़ता था क्योंकि वो पैरेलल में था। यहाँ पे अगर वोल्टेज की स्मॉल रेंज वैल्यू मेजर करना चाहते हैं तो हमें छोटा रजिस्टर लगाना पड़ता है कंपैरेटिवली टू द अदर क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, तो एम्पेयर लोडिंग इफेक्ट क्या चीज़ है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, एन आइडियल एमीटर शुड हैव RM इज इक्वल टू 0। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वी डोंट वांट टू हैव एनी टाइप ऑफ लॉसेस इन एन आइडियल मीटर। सो आइडियली इस मीटर को सिर्फ इंडिकेशन देनी चाहिए जो भी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास आउट हो रहा है, तो वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ लॉसेज और हीटिंग प्रोड्यूस्ड इन इट। तो RM ideally should be equal to 0. It should not reduce the current flowing through the circuit due to the internal resistance, because if it has 0 resistance then we only have R1, but if it has some finite resistance then the total resistance could be R1 plus RM. If R1 plus RM is greater than R1, it will always be greater than R1 if RM is not equal to 0. So the amount of current flowing through the circuit would be less than the ideal current, and ideal current would be V over R1 if RM is equal to 0. So the expected current in case of ideal case would be RM is equal to 0. So the expected current IE would be equal to V over R1. But if we have a finite resistance of ammeter and the resistance is RM, then IM would be equal to V over R1 plus RM. So this is called the ammeter loading effect, that IM over IE. Ideally IM should be equal to IE, but in most of the cases IM would be less than IE. इस एक्सप्रेशन में भी हम देख सकते हैं if RM is equal to 0 then IM is equal to IE, or we have this factor equal to 1, loading factor is equal to 1, but whenever we have RM non-zero value then there would be some difference between IM and IE. So that difference is the ammeter. Okay, this is an example. We will look into it. A current meter that has an internal resistance of 78 ohm is used to measure the current through resistance RC, determine the percentage of error due to ampere loading.
आर सी का करंट मेजर करना चाहते हैं तो उसके सीरीज़ में हमने इसको कनेक्ट किया है. We want to measure this current and we know that there is some finite resistance of this meter. So due to this finite resistance, the value which we will obtain through it will have some error. So we need to calculate that error कि IE और IM के दरमियान क्या डिफरेंस आता है हमारे पास. तो this is the actual circuit without meter and this is the circuit when we have incorporated the meter. So we need to find out the value of RS. We need to convert these resistances into an equivalent resistance or Thevenin resistance. So in that case, if I talk about this circuit, then R1 would be in parallel with RB and then it would be in series with RC in this case. If I talk about this case, because RA और RB को अगर हम देखें तो ये दोनों पैरेलल में हैं और इनका एक इक्विवेलेंट हम यहाँ पे अटैच कर देंगे और फिर हम RC को देखेंगे. ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. तो थेवेनिन रेजिस्टेंस R1 would be equal to RC plus R1 RA डिवाइडेड बाय RA प्लस RB. तो ये दोनों पैरेलल में थे और साथ ये RC के सीरीज़ में थे. तो दैट इज़ R1. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 और RM के साथ वी नो दैट इट इज़ इन सीरीज़ विद RM और ये एक्सप्रेशन भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं. उसी तरह का सर्किट बन गया है हमारे पास. तो R1 ओवर R1 प्लस RM. R1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई. RM हमें गिवन है दैट इज़ 0.95. सो IM इज इक्वल टू 0.95 ऑफ IE. तो इसका मतलब है देयर इज़ 5% ऑफ द एरर. लोडिंग एरर हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं दैट आइडियली इट शुड बी इक्वल टू 1. इफ़ दिस इज इक्वल टू 1 देन एरर वुड बी इक्वल टू 0 एंड इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 देन एरर इज़ 100%. सो 1 माइनस IM ओवर IE दैट इज़ द एरर और परसेंटेज के लिए हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई किया. सो द वैल्यू इज़ 5%. अच्छा जी, DC वोल्ट मीटर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ऑलमोस्ट ये वही चीज़ें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. जो स्टार्ट हमने अभी DC का किया हुआ है कि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 और RS सो दैट वी कैन कन्वर्ट एनी galvanometer into a DC voltmeter. So by adding a series resistance or a multiplier, the d'Arsonval movement can be converted into a DC voltmeter. The series resistance RS or the multiplier limits the current through the meter so as not to exceed the full scale deflection current. FSD stands for full scale deflection. The value of multiplier resistance required to extend the voltage range is calculated as follows. So IM is the deflection current, the actual current which is flowing through the meter. RM is the internal resistance of the meter or movement. So ये पहले भी हम देख चुके हैं और यही एक्सप्रेशन हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं. वी हैव समथिंग लाइक दैट V इज़ इक्वल टू RS प्लस RM क्योंकि इन दोनों में से पास हो रहा है और जो करंट पास होने वाला है दैट इज़ IM. सो V माइनस IM RM अगर हम RS को यहाँ से अलग करें डिवाइडेड बाय IM. सो इफ़ वी हैव वैल्यूज़ लाइक दैट कि हमें फुल रेंज भी गिवन हो, RM की वैल्यू भी गिवन हो और IM भी कहते हैं, IFSD भी कहते हैं, सेम चीज़ है ये भी अगर हमें गिवन हो तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RS. 1 ओवर IM को वहाँ पे हमने S कहा था और V को रेंज कहा था. तो ये वही चीज़ बन रही है S मल्टीप्लाइड विद रेंज माइनस RM जो हमने पहले भी एक्सप्रेशन देखा था इसका. अच्छा जी, a voltmeter with different ranges can be obtained by connecting the number of multipliers. This is shown in figure. Now let's suppose that the range is changed. तो जब भी हम रेंज चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे जो जो सीरीज़ में रजिस्टर लगाना है उसको भी चेंज करना पड़ेगा. सो इफ़ वी वांट टू हैव अ रेंज ऑफ V1 तो हमें R1 कनेक्ट करना है नेटवर्क में. इफ़ वी हैव अ रेंज ऑफ V2 तो हमें R2 कनेक्ट करना होगा एंड सो ऑन. So eventually we have IM into RM plus R1 is equal to V1. वही एक्सप्रेशन जो अभी हमने सेकंड लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा है वही है बिल्कुल. IM is into IM RM. ये देखें हम सपोज कर रहे हैं सिर्फ R1 कनेक्टेड है. इफ़ ओनली R1 इज़ कनेक्टेड देन R1 RM. ये सीरीज़ वाला केस अभी हम नहीं देख रहे थे. पिछली स्लाइड अगर देखें तो उसमें ये तीनों या चारों जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं ये पैरेलल में थी हमारे पास, सीरीज़ में नहीं थी. तो अगर पैरेलल वाला केस है ये. The multiplier resistances can also be connected in series as shown. The advantage
with this system is that all multipliers except the first have standard prevention values and can be obtained commercially. तो वैल्यूज़ हम ये वाली फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, जस्ट वी हैव टू चेंज दैट नॉब. पैरेलल में भी हमारे पास यही केस था, दैट वी हैव टू चेंज ओनली द नॉब. बस पैरेलल वाले केस में क्योंकि रेजिस्टेंसेज इस तरह से पैरेलल में आ रही हैं तो जो एवेंचुअल साइज़ बनेगा इक्विपमेंट का वो बल्कि हो सकता है, जबकि सीरीज़ में अगर हम इनको कनेक्ट करें तो कैलकुलेशन वुड बी मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस केस, क्योंकि उसमें तो क्वाइट ऑब्वियस वैल्यूज़ थी दैट इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 वी नीड टू V1 in our calculation and we can find out the value of R1, but here the case is not as simple as that. The resistance offered by the voltmeter for each range is expressed as sensitivity of the voltmeter. It is expressed in ohm per volt. It is also called the ohm per volt rating of the voltmeter. An ideal voltmeter should have infinite input resistance. When the voltmeter is connected across 2 points, it shunts the source circuit or source, therefore the net resistance decreases. जैसे पहले हम डिस्कस किया है हमने कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में. सो द कंपोनेंट विच इज कनेक्टेड इन सीरीज इन केस ऑफ एमीटर, the actual resistance of the meter should be ideally should be equal to 0 or it should be minimum. And in case of connection in parallel or when the meter is being used as a voltmeter, then its resistance should be maximum and ideally it should be infinity. इन्फिनाइट अगर इसकी रेजिस्टेंस होगी तो पैरेलल में जब ये लगेगी तो ये जो नेटवर्क की रेजिस्टेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी. लेकिन अगर इसकी कोई फिनाइट रेजिस्टेंस है और अगर हम इसको पैरेलल में लगा रहे हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस होगी नेटवर्क की वो एक्चुअल रेजिस्टेंस से थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी. डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि जो वैल्यू हम रीड करेंगे मीटर की वोल्टेज की वो भी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा कम वोल्टेज हम मेजर कर रहे होंगे या रीड आउट कर रहे होंगे. तो दैट इज़ दी लोडिंग इफेक्ट. मीटर प्रोटेक्शन. अच्छा, मीटर प्रोटेक्शन जो यहाँ पे डिस्कस हुई है ये ज़्यादातर केस है फॉर द एम मीटर आर बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट विच इज़ बीइंग फ्लोन थ्रू द मीटर. और या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो आगे डायोड्स हम लगा रहे हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज वहाँ पे वो डायोड्स नज़र आ रहे हैं. मैं इन डायोड्स की बात कर रहा हूँ. तो ये जो हमें नज़र आ रहे हैं इसके पीछे कहीं पे RS होगा इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मीटर एज अ वोल्ट मीटर. यहाँ पे नहीं होगा RS, इसके बाद होगा कहीं पे. सिमिलरली इफ इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ एम मीटर तो तब तो क्योंकि रजिस्टर पैरेलल में आता है तो तब कोई फ़र्क नहीं होगा. सो इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ इट लाइक वोल्ट मीटर देन द रजिस्टर सीरीज रजिस्टर फॉर वोल्ट मीटर वुड बी आफ्टर दिस पॉइंट. ये इससे पीछे कहीं होगा, ये दो पैरेलल में होंगे, यहाँ पे नहीं हो सकता. ये ऐसा नहीं है कि RS प्लस RM के पैरेलल में P1 लगा हुआ हो. इसका ज़रूर ध्यान करना है बिकॉज अदरवाइज द मीटर विल ब्लो आउट. या ये जो डायोड्स हैं ये ब्लो आउट हो जाएंगे और एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा सर्किट में से और वो जिस पाथ में से या जिस इक्विपमेंट से पास आउट होगा उनको भी डैमेज कर देगा. The DC meters are usually protected by connecting a diode across the meter. Figure 1.4 ये में हम देख सकते हैं. If a silicon diode is used, अच्छा इसका बेसिक पर्पस क्या है that because it has some finite resistance, so whenever we are going to have that much value of current flowing through it कि voltage drop 0.7 से बड़ा हो जाए इसके अंदर, अगर 0.7 से बड़ा voltage drop होगा तो ये पाथ कंडक्टिव हो जाएगा और मेजर जो करंट है वो इसमें से फ्लो करेगा रादर देन दिस वैल्यू. और ये जो बाई डायरेक्शनल है इसका ये मतलब है अगर ये यूनी डायरेक्शनल है वी ऑल वुड नीड टू केयर अबाउट कि हमेशा जो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन है वो ये वाली रहे, इस पाथ से इस पाथ की तरफ जाए बिकॉज ये वोल्टेज हायर होगा इससे तो तब ये कंडक्टिव होगा. लेकिन जो ये वाला है ये अब इंडिपेंडेंट है, चाहे करंट यहाँ से इससे बड़ा हो या इस पाथ से इससे बड़ा हो, कोई एक ना एक इनमें से कंडक्टिव हो जाएगा जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ करंट जो मीटर में से पास हो सकता था वो मीटर की बजाय डायोड से पास हो जाएगा और इस तरह से हम मीटर को सेव आउट कर लेंगे. सो इफ़ टू डायोड्स आर यूज्ड फॉर बोथ हाफ साइकिल द either direction of input it is called double diode protection. This is single diode protection and it is double diode protection. And cut off values are 0.6 volt or 0.7 volt maximum. So
इफ़ दैट मच करंट फ्लोज थ्रू द मीटर के 0.7 वोल्ट तक का ड्रॉप आ सके तो वो करंट इसमें से फ्लो करेगा, अदरवाइज़ ये कंडक्टिव हो जाएगा और करंट इस पाथ में से फ्लो करेगा। इस तरह से हम मीटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, सो दैट वाज फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द एक्सटेंशन ऑफ रेंज, दैट इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ दीज मेजरिंग डिवाइसेस। जैसे अभी आज भी हमने देखा है कि वी नीड टू कैलकुलेट दोज connecting resistors which are being connected in series or parallel depending upon the nature of the device। तो उनकी वैल्यूज़ किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इन इक्विपमेंट्स की रेंज कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे और बाकी जो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।